हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज इसका पार्ट 4 है। और आज हम इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर और ये जो आपका एनसीईआरटी में टॉपिक है यहाँ पर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, और इसके अलावा यहाँ पर जो ये फ्यूज़ वगैरह बताए गए हैं, ये सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। वैसे आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक है आपका, जो बच्चे 2021 के एग्ज़ाम में बैठेंगे उनमें ये टॉपिक कट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर नॉलेज के लिए उन्हें पढ़ना है तो वो इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। बट इसके अलावा जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और अगर वो बाद में देख रहे होंगे तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, तो वो इसका ये नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जनरेटर की। तो दोस्तों, अगर जनरेटर की बात करेंगे तो उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने आपको राइट हैंड रूल पढ़ाया था फ्लेमिंग का, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। जस्ट इसके पहले वाला पार्ट है, पार्ट 3, और उसमें हमने जो है एसी के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने जो है फैराडे का रूल पढ़ा था। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो आपका फैराडे का रूल है और राइट हैंड रूल है वो सारा अभी जनरेटर में यूज़ होगा, क्योंकि जनरेटर जो है आपका इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जनरेटर होता क्या है। द जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने अपने घरों में देखा होगा, वैसे तो अभी सबके यहाँ तो नहीं होते, आजकल तो सबके यहाँ इन्वर्टर है, बट आपका जो जनरेटर है उसका यूज़ होता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि जब लाइट चली जाती है तो आप लोग जो है उसमें लाइट फ्लो करवाते हैं, उसके थ्रू जो है आप अपने घरों के कनेक्शंस को जो है अचीव कर सकते हैं, मतलब आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन मिल जाता है। तो यानी जनरेटर क्या करता है, जब आप उसमें पेट्रोल या डीजल डालते हैं तो आपको क्या देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है, मीन्स आपको लाइट प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए ये क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो आपका जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। नोट करने की बात यह है कि जो स्मॉल जनरेटर होता है उसे आप डायनेमो बोलते हैं। आप कई बार सुने होंगे डायनेमो वर्ड्स। तो डायनेमो जो है वो आपके छोटे जनरेटर को कहा जाता है, ये जनरेटर का एक रूप होता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर की। तो आपका जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी समझा देती हूँ कि जब किसी मैग्नेट या फिर एक कॉइल और एक दूसरे मैग्नेट को हम पास में लाते हैं तो उनके पास लाने में और उनको अगर दूर ले जाते हैं तो पास लाने और दूर ले जाने के कारण वहाँ पर एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है, जिसके कारण एक वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसी में जो इंड्यूस्ड करंट होती है उसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो और यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो इसी फंक्शन पर वर्क करता है। तो द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। वहाँ पर करंट इंड्यूस्ड होती है और दैट्स करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, उसे इंड्यूस्ड करंट आप बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो तो आपकी होती है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी जनरेटर जो होती है वो एसी और डीसी दोनों टाइप की करंट प्रोवाइड करती है। जैसे आपने मोटर में पढ़ा होगा, मैंने मोटर पढ़ाया है आपको, तो उसमें मैंने आपको बताया कि आपका जो मोटर होता है वो आपका डीसी फंक्शन पे वर्क करता है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, डीसी में। लेकिन यहाँ पर आपको एसी और डीसी जनरेटर दोनों पढ़ना है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन उसने उसको अलग अलग डिफाइन नहीं किया है, बट फिर भी आपको दोनों चीज़ें समझ के चलनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे एसी जनरेटर की। तो फ्रेंड्स, एसी जनरेटर क्या होता है, चलिए एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन समझते हैं पहले। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं फिर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसका। तो एक स्ट्रक्चर में अगर देखिए तो यहाँ पर भी दो मैग्नेट होते हैं एज लाइक अ मोटर, और यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो जनरेटर होता है उसमें भी एक कॉइल होती है जैसे आपके मोटर में थी, लेकिन ये जो कॉइल होती है यहाँ पर आप जो देखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी स्प्लिट रिंग्स थी उसकी जगह पर यहाँ पर आपको स्लिप रिंग्स मिलेगी। उसमें स्प्लिट, ठीक है, SPLIT स्प्लिट रिंग्स थी जिसे आप कम्यूटेटर कहते हैं, और यहाँ पर जो है वो स्लिप रिंग्स हैं।
स्प्लिट रिंग्स नहीं है। ठीक, तो ये जो स्लिप रिंग्स हैं यहाँ पर ये काम करती हैं करंट को जो है रिवर्स करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये मेज़र करता है कि ये जनरेटर हमें कितनी करंट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोड कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इससे जो भी आप अप्लायंस कनेक्ट कर सकते हैं, आपको जिसमें भी करंट चाहिए आप ले सकते हैं। लेकिन मेन काम ये होता है आपका जनरेटर का कि जब आप इसमें प्राइम मूव देते हैं, प्राइम मूवर का मतलब ये होता है कि इसमें आप पेट्रोल या डीजल जब देते हैं तब जा कर के ये आपकी जो स्लिप रिंग्स होती हैं, स्लिप रिंग्स आपकी मूव करती हैं। और कभी कभी ये जो प्राइम मूव होता है उसकी जगह पर आप जो है छोटा सा एक बार उसमें कनेक्शन कर देते हैं, तो उसके कारण वो रोटेशन स्टार्ट कर देता है। एक बार इसको जो है प्राइम मूवर देना ही पड़ता है जनरेटर में। तो जनरेटर का एक बार कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं यहाँ पे। An electric generator consisting of a rotating rectangular coil ABCD placed between the two poles of a magnet, permanent magnet, यहाँ पर दो पोल्स के बीच में रखा गया है। और इस तरह से यहाँ पे जो है ये आपकी द टू एंड्स ऑफ दिस कॉयल आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स R1 एंड R2। यहाँ पर देखिए दो रिंग्स लगी हुई है जिसे आप स्लिप रिंग्स कहते हैं, R1 और R2 से कनेक्ट है। ऐसे यहाँ पर दो ब्रशेस लगी हुई हैं B1 एंड B2। ये यहाँ पर एक ABCD एक कॉयल है आपका। तो ये आपका जो है कंस्ट्रक्शन है। अभी इसमें और भी चीज़ें हैं। द इनर साइड ऑफ दीज रिंग्स आर मेड अप इंसुलेटेड। ये जो होती हैं इंसुलेटेड होती हैं। तो द टू conducting stationary brushes B1 and B2 are kept pressed separately on the rings R1 and R2 respectively। यहाँ पर जो आपकी लगी होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग ऐसे करके। यहाँ पर जो आपकी ब्रशेस लगी होती हैं वो सेपरेटली क्या होती हैं, मतलब सेपरेट रहती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर अलग अलग होती हैं, आपकी रिंग्स और ब्रशेस दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, द टू रिंग्स R1 एंड R2 आर इंटरनली कनेक्टेड अटैच टू द एक्सेल। ये दोनों एक्सेल से कनेक्ट होती है। यहाँ पर जो आपकी एक्सेल लगी होती है इस पर इससे कनेक्ट होती है। आउटर एंड्स ऑफ द टू रिंग ऑफ टू ब्रशेस आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर टू शो द फ्लो ऑफ द करंट इन द गिवन एक्सटर्नल सर्किट। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो कि ये बताता है कि इस सर्किट में कितनी करंट आ रही, मीन्स ये जो आपका जनरेटर है वो कितनी करंट आपको दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो कि इंड्यूस करंट को मेज़र करती है। और इसी तरह जैसे आपका वोल्ट मीटर और अमीटर होता है वैसे ही गैल्वेनोमीटर भी होता है। तो यहाँ पर वो लगाया जाता है ताकि मेज़र कर सके कितनी करंट आपकी जनरेटर दे रही है, जिससे आपको कितनी रिक्वायरमेंट है वो उससे पता चल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं वर्किंग की। तो जो वर्किंग होता है जनरेटर का, द एक्सेल अटैच टू द टू रिंग्स। यहाँ पर जो आपकी एक्सेल होती है वो आपकी दो रिंग्स से अटैच्ड होती है। ठीक है, जो ये जो एक्सेल होती है आपकी यहाँ पर जो लगी होती है ये आपकी दो रिंग्स, यहाँ R1 और R2 ये जो दो रिंग्स है उसी से अटैच्ड होती है। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, रोटेट होती हैं सो दैट आर्म्स AB एंड CD मूव अप एंड मूव डाउन रिस्पेक्टिवली इन द प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, दस द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू ABCD। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्टली जो आपकी करंट होती है वो ऐसे जाती है A to B फिर C to D। तो ABCD में ऐसे पहले आपकी मूव करती है। ठीक है, ऐसे करके एक मतलब कि आपकी जो करंट होती है मतलब मूव अप और मूव डाउन होती है, सॉरी ऐसे होगी, बस C to D फिर ऐसे होगी। यहाँ पर आप जो है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है वो ये बताने के लिए होता है कि आपके जनरेटर में जो इंड्यूस करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे आपको पता है ये आपका, जैसे मान लीजिए आपका राइट हैंड है, तो आप क्या करेंगे, अपनी तीनों उंगलियों को कुछ इस टाइप से स्प्रेड करते हैं कि जो आपकी ये जो थंब होती है ये मोशन को डिनोट करती है, और जो आपका ये होता है जिसे आप मिडिल फिंगर कहते हैं ये आपकी मिडिल फिंगर जो है इंड्यूस करंट को बताती है। और जो आपका ये होता है आपका जो मेन फिंगर होता है फोर फिंगर, ये आपको बताता है मोशन मैग्नेटिक फील्ड को। तो अब यहाँ पर जैसे ये आपकी देख रहे हैं इंड्यूस करंट ऊपर जा रही है, दैट मीन्स ये कुछ इस टाइप से होगा कि आपकी फोर्स इधर जा रही है ऊपर। ठीक है, ऐसे लग रही होगी मोशन जो होगा उसका, और इस डायरेक्शन में आपकी जो होगी मैग्नेटिक फील्ड होगी, देन ऊपर की साइड में आपकी करंट होगी। जस्ट उल्टा इसका नीचे होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका कुछ इस टाइप से होता है, यहाँ पर आपकी जो नीचे होती है वो इंड्यूस करंट होती है और आपकी जो ये मिडिल फिंगर होती है वो इंड्यूस करंट को बताती है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम यहाँ पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को पता कर लेते हैं आपके जनरेटर में। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आफ्टर हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे आपका मोटर में होता है सेम वैसे यहाँ भी होता है कि जैसे आपका मोटर में एक रोटेशन होता है, देन उसके बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो हाफ रोटेशन द करंट इन बोथ आर्म्स चेंजेस अगेन बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द इंड्यूस्ड करंट आर स्टेबलाइज्ड in these arms along directions CD and BA, therefore the induced current I flows through DCBA, पहले ABCD फिर DCBA ऐसे टर्न करती है। और आपकी जो ये करंट होती है इस तरह से एक बार क्लॉकवाइज, एक बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एक बार ऐसे क्लॉकवाइज, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक बार क्लॉकवाइज, फिर एक बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉक एंटी क्लॉक होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, हर एक हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, जिसकी वजह से ये जो आपकी एसी जनरेटर कहलाती है, क्योंकि इसको आप एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेट हो रहा है ना, इसीलिए इसको एसी बोलते हैं। तो यहाँ से जो करंट है वो आपकी एसी मिल रही है, एसी करंट मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है the end of coil which was positive in the first half of revolution becomes negative in the second half। यहाँ पर जो होती है आपकी एक बार पॉजिटिव बन जाती है और एक बार नेगेटिव बन जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो है डीसी करंट फ्लो, एसी करंट फ्लो होता है जनरेटर में। अब हम बात करते हैं डीसी जनरेटर की। यहाँ पर डीसी जनरेटर में क्या होता है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर उससे चेंज होता है। वहाँ पर जो आपकी स्लिप रिंग्स ऐसे लगी होती थी, यहाँ पर आपकी जो स्लिप रिंग्स है वो थोड़ी ऐसी लगी होती है और आपका ब्रशेस थोड़ा ऐसा कनेक्ट होता है। बस कनेक्शन मेन थोड़ा चेंज है, बाकी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपकी वर्किंग वगैरह लगभग मिलती होगी। थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे कि जो आपकी ब्रशेज़ है वो थोड़ी इस टाइप से कनेक्ट होती, जैसे उसमें कॉन्टिन्यूस लगातार लगी हुई थी ना, इस वाले में आपने देखा कि ऐसे लगातार लगी हुई है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें कॉन्टिन्यूस नहीं लगा है, बल्कि यहाँ पर जो है वो आपकी कुछ ऐसी कनेक्शन है, ठीक है। तो इफ़ वी रिप्लेस द स्लिप रिंग्स ऑफ एसी जनरेटर बाय अ कम्यूटेटर देन इट विल बिकम अ डीसी जनरेटर। अगर हम उसमें स्लिप रिंग्स की जगह पर कम्यूटेटर लगा दें एक एसी जनरेटर में, तो वो आपका डीसी जनरेटर बन जाता है, ठीक है। जैसे आपने मोटर में कम्यूटेटर लगाया था वैसे ही आपकी, जैसे क्योंकि वो डीसी मोटर थी आपकी, आपने पढ़ा हो वो वीडियो देखा होगा, तो वैसे यहाँ पर डीसी जनरेटर जो है आपका वो भी क्या होता है कि जो है इसमें कम्यूटेटर लग जाता है, यानी जितने भी डीसी वाले होते हैं जनरेटर या मोटर दोनों में कम्यूटेटर लगता है, ठीक है। तो दस इन अ डीसी जनरेटर स्प्लिट रिंग, यहाँ पर अब स्प्लिट रिंग आ जाएगा, ठीक है। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर इज यूज लाइक इन द एन इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होता है वैसे यहाँ पे भी यूज़ होगा। तो when the two half rings of commutator are connected to the two ends of the generator coil, then one carbon brush is at all times in contact with the coil arm moving down in the magnetic field, while the other carbon brushes always remains in the contact with the coil arm moving in up in the magnetic field। यहाँ पर मैं समझाती हूँ फिगर को, ये क्या रहा है कि आपका जैसे इस तरह से कनेक्शन होता है, यहाँ पर आपका जो एक आर्म होता है वो ए बी से कनेक्ट होता है, दूसरा आपका सी डी से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी आप यूज़ तो राइट हैंड रूल ही करेंगे, तो आपकी करंट की डायरेक्शन एक बार मूव अप होती है, एक बार मूव डाउन होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ड्यू टू दिस द करंट इन आउटर सर्किट ऑलवेज फ्लोज इन द वन डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर जो करंट होती है आपकी जैसे रिवर्स होने लगती है, तो यहाँ पर क्या होता है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाती। मतलब जैसे यहाँ पर हो रहा था आपकी एसी जनरेटर में कि एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव हो रहा था ना, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक बार ही यहाँ पे या तो पॉजिटिव ही चलेगा या नेगेटिव चलेगा। तो वैसे ज़्यादातर पॉजिटिव ही होता है। तो इस तरह से आपकी जो ये करंट होती है ये डीसी रहती है, कॉन्स्टेंट करंट रहती है, जिसकी वजह से ये आपका डीसी जनरेटर कहलाता है। तो क्यों इसे डीसी कहते हैं, क्योंकि आपकी डायरेक्ट करंट होती है, यहाँ पर कोई ऐसे फ्लक्चुएशन नहीं है, यहाँ पर सीधी करंट मिल रही है आपकी, क्योंकि करंट जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो होता है, इसकी वजह से इसे डीसी जनरेटर कहते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे तभी आप इसे पेपर में लिख सकते हैं। वैसे आपका 21 के एग्जाम में ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट है, आप इसे क्लियर कर लीजिए और इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स यानी आपके घरों में जो कनेक्शन हो रहा है ये उसी के बारे में ये टॉपिक है। वैसे एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि जो आपके घर में कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये देखा होगा कि जो आपके घर होते हैं वो घरों में जो कनेक्शन किया जाता है वो पैरेलल किया जाता है। अब क्यों किया जाता है उसका रीज़न ये है कि जैसे आपको पता है कि आपको जो पैरेलल वोल्टेज होती है पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होती है, तो जिसके कारण आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो सेम वोल्टेज की होती है, लेकिन करंट डिफरेंट आता है। क्यों डिफरेंट करंट मिलता है? क्योंकि डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए। जैसे सर्किट्स अलग अलग लगे होते हैं उसमें, तो वहाँ पर अलग अलग करंट यूज़ होगा, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है आपका जो है वहाँ पर कनेक्शन जो है पैरेलल रखा जाता है। तो पहले मैं आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट समझा देती हूँ, फिर इसके बारे में आप नोट्स लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो आपकी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होती है उसमें एक होता है वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, ठीक है, एक मेन बोर्ड होता है वहाँ पे। फिर वहाँ पर बोर्ड जो होता है उसमें दो वायर होती है, एक आपकी लाइव वायर होती है, एक आपकी न्यूट्रल वायर होती है। ये लाइव वायर वही वायर है जिसे आप फेज़ वायर बोलते हैं और ये रेड कलर की होती है। उसकी जो कोटिंग होती है रबर जो उसके ऊपर चढ़ती है वो रेड कलर की होती है। फिर ये आपकी न्यूट्रल वायर होती है जो कि ब्लैक कलर की होती है। कलर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि डिफरेंस पता चले उसमें कि कौन सी चीज़ किस कलर की है, कौन सी वायर, जिससे ये पता चले कि ये न्यूट्रल है, ये फेज़ है, ये अर्थ वायर है, तो इसलिए ऐसा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक मीटर होती है, आपके घरों में मीटर होगा। जो कनेक्शन आता है वो आपका पहले आपका जो मेन आप देखते होंगे जो जैसे कि आपके पोल्स में से जो करंट आ रही है ये वही वाली है, ठीक, यहाँ से करंट आ रही है, फिर आपको मीटर में ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है, मीटर में वायर। फिर क्या होता है ये जो वायर होती है मीटर में कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर ऐसे मीटर लगा होता है। फिर उसके बाद इस तरह से आपके घर में एक मेन स्विच बना होता है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसे आप एमसीबी बोलते हैं वहाँ पर लगा होता है, सबका अलग अलग स्विच होता है ना सबके लिए, तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है फॉर कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। अब आपके घर में बहुत सारे सर्किट्स होंगे ना, कुछ जो है फर्स्ट फ्लोर में, कुछ सेकेंड फ्लोर में, कुछ एक कमरे के लिए, दूसरे कमरे के लिए, सारे कमरे के लिए अलग अलग कनेक्शन होगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा जिसमें एक स्विच लगा होता है, जिसे एमसीबी कहते हैं आप लोग, जिसमें लगा होता है, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है एमसीबी। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब उसको आप जो है यहाँ पर लगाते हैं तो ये कनेक्शन आपकी वायर ऐसे खींच के लगा दी जाती है इस पर। फिर ये वायर जो होती है आपकी जो रेड होती है लाइव वायर वो, और जो आपकी न्यूट्रल वायर होती है वो, ये दोनों जो है आपके घरों में इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए आपके अप्लाइंसेस हैं, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पर एक अर्थ वायर होती है आपके यहाँ पे एक अर्थ वायर भी कनेक्ट किया गया होगा। ये अर्थ वायर क्या होती है? अर्थ वायर इसलिए लगी होती है क्योंकि जो आपकी अर्थ होती है वो क्या होती है आपका मेन जो है वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पे चार्ज जो होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपकी अर्थ जो होती है अगर कम चार्ज होता है तो उसको मेंटेन करती है, ज़्यादा चार्ज होता है तो भी उसको मेंटेन करती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द चार्जेस, अर्थ जो होती है वो चार्जेस का कलेक्शन होती है। तो जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है एक अर्थ वायर यहाँ पे आपकी सेफ्टी के लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब आपके घरों में 220 वोल्ट आ रहा है वोल्टेज, ये वोल्टेज है, और करंट सबकी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि आपने कहीं पर बल्ब लगाया होगा, कहीं पर आपका जो है टीवी चल रहा होगा, तो कहीं पर एसी चल रही होगी, तो सबके लिए अलग अलग करंट जानी होगी ना। तो इसीलिए यहाँ पर घरों में जो है वो पैरेलल कनेक्शन करते हैं। और पैरेलल कनेक्शन करने का एक और फ़ायदा है कि इसमें जो स्विच मिलता है वो अलग अलग होता है, यानी हर एक सर्किट के लिए आप अलग अलग स्विच लगा सकते हैं, जबकि सीरीज़ कनेक्शन में सिर्फ एक ही स्विच लगाना होता है। तो अब यहाँ पर हम एक एक चीज़ों को समझते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड एट द पावर स्टेशन, इसे पावर स्टेशन पे जनरेट किया जाता है। इट इज़ ब्रॉट टू आवर होम्स बाय 2 थिक कॉपर वायर्स और एल्यूमिनियम वायर, या तो कॉपर या तो एल्यूमिनियम की 2 वायर होती है यहाँ पे लगा दी जाती है ना। यहाँ पर ये कॉपर और एल्यूमिनियम इसलिए क्योंकि ये दोनों बेस्ट होते हैं कंडक्टर्स के लिए। ये आपकी वायर कहाँ से आ रही है? स्टेशन से, पावर स्टेशन से आ रही है, ठीक है। ओवर टॉल इलेक्ट्रिक पोल्स, जो घरों में आपने देखे होंगे बाहर लगे रहते बड़े बड़े खंभे, वहाँ पर पावर स्टेशन से खींच करके लाइट ले करके आते हैं और उस पोल्स में लगा दिए जाते हैं, फिर वहीं पोल से आपको कनेक्शन दिया जाता है।
तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आपका मेन जो पावर हाउस होता है वहाँ से लाइट आती है पावर स्टेशन से, फिर उसके बाद पोल्स में जो है वायर आपकी खींच के लगा दी जाती है, फिर वही पोल जो है वहीं से आप लोग कनेक्शन लेते हैं। फिर इस तरह से वो क्या होता है, फिर हमारे घरों में आता है। इन आवर हाउसेज वी रिसीव AC इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट विथ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। देखिए हमारे इंडिया में जो वायर जो करंट आती है घरों में, उसकी ये फिक्स्ड वोल्टेज और ये फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड रखी गई है। अमेरिका वगैरह में ये चेंज होता है, ठीक है, अदर कंट्रीज़ की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो वन ऑफ द वायर्स इन दिस सप्लाई इज़ रेड इंसुलेशन। ये जो आपकी लाइव वायर होती है वो रेड इंसुलेटेड की जाती है, कॉल्ड लाइव वायर, जिसे आप फेज वायर भी बोलते हैं। नहीं, नॉर्मल आप फेज बोलते हैं वैसे, ठीक है, फेज वायर। तो द अदर वन इज ऑफ ब्लैक इंसुलेशन विच इज़ अ न्यूट्रल वायर। दूसरी जो आपको मैंने अभी दिखाई सर्किट में जो ब्लैक होती है वो आपकी न्यूट्रल वायर होती है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इंडिया इज़ 220 वोल्ट। हमारे इंडिया में ये जो आपकी ये दोनों वायर है, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस तो पढ़ा ही होगा ना, कि क्या होता है कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है ना, V=W/Q, उसी को आप क्या बोलते हैं, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोलते हैं। तो जो आपकी वोल्टेज होती है यहाँ पर क्या होती है, ये जो एक लाइव वायर से न्यूट्रल वायर के बीच की जो वोल्टेज होती है, जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, वो उसे आप क्या कहते हैं, 220 वोल्ट होता है वो आपका, ठीक है। इंडिया में इतना ही रखा गया है, और जो फ्रिक्वेंसी है वो भी इतनी 50 हर्ट्ज रखी गई है, उससे ज़्यादा नहीं रखी गई है। वैसे अमेरिका वगैरह में थोड़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे 80 के अप्रॉक्स होती है, 80-70 के। यहाँ पे देखिए द थर्ड इज़ अर्थ वायर, दैट इज़ ग्रीन इंसुलेशन। जो आपकी तीसरी वायर मैंने दिखाई है यहाँ पर, वो ग्रीन इंसुलेटेड है ना ये, एंड दिस इज़ कनेक्टेड टू अ मेटालिक बॉडी डीप इनसाइड अर्थ। ये जो अर्थ वायर होती है ना, एकदम आपकी ज़मीन के नीचे एकदम डीप करके लगाई जाती है। इट इज़ यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर। मैंने आपको बताया अभी कि ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है आपको। क्या करता है, इसका काम क्या होता है, जैसे अगर हाई वोल्टेज आ रही तो भी मेंटेन करता है, लो वोल्टेज आ रही तो भी मेंटेन करता है, तो मेनली सेफ्टी प्रोवाइड करता है ये। तो इट इज़ यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर टू इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू अ मेटालिक बॉडी डज नॉट गिव एनी सीवियर शॉक टू अ यूज़र। अगर जो यूज़ कर रहा है उसको कोई शॉक नहीं लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह नहीं लगता है, उससे बचाने के लिए होता है वैसे अर्थ वायर। लेकिन ज़्यादातर घरों में जो है फेज वायर और न्यूट्रल वायर ही लगे होते हैं, ठीक है। यूजुअली देयर आर 2 सेपरेट सर्किट्स इन अ हाउस, लाइटिंग सर्किट ऑफ अ 5 एम्पियर फ्यूज़ एंड द पावर सर्किट इज़ 15 एम्पियर फ्यूज़। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 तरीके के फ्यूज़ लगे होते हैं, एक कम करंट का होता है, एक ज़्यादा करंट का होता है। जब आपको जैसे छोटे मोटे डोमेस्टिक चीज़ें चलानी होती हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, तो उसके लिए जो होता है यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, 5 एम्पियर का जो करंट होता है वो वाला फ्यूज़ यूज़ करते हैं। और 15 एम्पियर वाला जो फ्यूज़ होता है वो वहाँ पर यूज़ करते हैं, उस वाले सर्किट पे जहाँ पर आपको थोड़ी सी हाई वोल्टेज की चीज़ें यूज़ करनी होती है, जैसे रूम हीटर, गीज़र, रेफ्रिजरेटर वगैरह जो होती है वो आपकी इतने एम्पियर की करंट वाली फ्यूज़ से यूज़ की जाती है। अब सब कनेक्शन एक पे ही नहीं कर देते, नहीं तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोडिंग हो जाएगी और वो ब्लास्ट हो सकता है। तो द लाइटिंग सर्किट इज़ फॉर रनिंग लो power rating devices such as electric bulbs, tube lights, fans, radio and TV etc. Which draw small current, जिसमें से स्मॉल करंट आती है, ठीक है। जबकि क्या होती है आपकी ऑन द अदर हैंड पावर सर्किट जो होती है आपकी, देखिए 2 सर्किट है, एक ये पावर सर्किट है और एक आपकी यहाँ पर क्या होती है, लाइटिंग सर्किट होती है। आपकी मेन लाइटिंग सर्किट जो होती है, जो छोटे छोटे करंट्स प्रोवाइड करती है आपको। तो पावर सर्किट जो होती है वो आपकी क्या करती है, हाई पावर की रेटिंग के डिवाइसेस के लिए होता है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, गीज़र, आपकी जो स्टोव होता है, ये इलेक्ट्रिक स्टोव जो होता है, और इसके अलावा जो रूम हीटर होता है, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर वगैरह जो होता है वो पावर सर्किट से कनेक्ट रहता है, तो विच ड्रॉ हैवी करंट। नोट करने वाली बात यह है कि ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आर कनेक्टेड इन अक्रॉस द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, सारे इसी के बीच में लगे होते हैं।
और द एडवांटेज, और ये सभी क्या होते हैं, न्यूट्रल वायर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये सभी पैरेलल होते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ये आप लिख लीजिएगा कि पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, पैरेलल कनेक्टेड। ठीक है, तो पैरेलल क्यों होता है, यहाँ पे एक बार मैं नोट्स में लिखवा भी दे रही हूँ आपको कि ये दिक्कत नहीं होगी। पहला रीज़न ये होता है पैरेलल कनेक्शन करने का एडवांटेज, कि जो पैरेलल कनेक्शन होती है is that if one of appliance is switched off or gets fused, there is no effect on the other appliances and they kept on operating। जैसे ये सर्किट है आपकी, ठीक, तो मान लीजिए आपकी ये सर्किट में मान लीजिए कोई अप्लाइंस लगा है, वो ख़राब हो गया हो, तो अगर वो ख़राब भी हो जाए तब भी करंट आगे की दोनों सर्किट में जाएगा। आपने पैरेलल कनेक्शन पढ़ा होगा, ये जस्ट अ पैरेलल कनेक्शन ही है, इसको अगर ऐसे देखेंगे तो ये आपका देखिए ऐसे पैरेलल कनेक्शन है, ये है ना। यहाँ पर अगर इधर से आपकी करंट जा रही है, तो अगर ये सर्किट आपकी ख़राब हो गई तो कोई बात नहीं, करंट आगे भी जा करके डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पर और यहाँ पर जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन करने का एक फ़ायदा होता है कि कोई भी एक अप्लाइंस ख़राब हो जाए तो अगले अप्लाइंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो उसका नेक्स्ट अप्लाइंस है वो एज इट इज़ ही चलता रहेगा। और दूसरा आपका क्या होता है यहाँ पे, ऑन द अदर हैंड इफ़ वन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन स्विचिंग ऑन और ऑफ इन अ रूम हैज़ नो इफेक्ट ऑन द अदर बल्ब्स इन द सेम बिल्डिंग। अब अगर एक बल्ब को ऑफ या ऑन करेंगे तो बाकी बल्ब जो होंगे वहाँ पर उसमें क्या होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि उसका कनेक्शन अलग है, क्योंकि सभी पैरेलल कनेक्ट हुए हैं। In parallel circuits, each electrical appliances gets the same voltage 220 volt that of the power supply line। जैसे क्या होता है, ये आपकी मान लीजिए कनेक्शन है, ठीक है, ऐसे जा रही करंट, ऐसे आपका लगा हुआ है अप्लाइंस, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर जो है ऊपर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं और इधर साइड में एक अमीटर सीरीज़ में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। फिर क्या होगा कि ये पॉजिटिव और निगेटिव, तो करंट जो होती है यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी, अकॉर्डिंग टू अप्लाइंस, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका हैवी है या कैसा अप्लाइंस लगा है, उसी हिसाब से करंट जाती है उसमें। तो पैरेलल कनेक्शन का यही फ़ायदा है कि अगर ये सर्किट ख़राब भी हो जाए तो बाकी की दो सर्किट्स में करंट जाती रहती है, ठीक है। तो आई होप आप घरों की जो डोमेस्टिक कनेक्शन होते हैं उसे समझ गए होंगे। अब कुछ हम यहाँ पे जो है छोटे छोटे कीवर्ड्स पढ़ेंगे जो आपको जो है एग्ज़ाम में हो सकता है कि 1 लाइनर 2 लाइनर में पूछ ले, तो आपको या वो हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे शॉर्ट सर्किट के बारे में अक्सर आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट वर्ड बहुत बार। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इफ़ द प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, वही जो रेड और ब्लैक वायर्स थी उसी की मैं बात कर रही हूँ, गेट्स टॉर्न then the two wires touch each other, this touching of the live wire and the neutral wire directly is known as short circuit। जब आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाती है तो उसे आप शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अगर आप जैसे कि मान लीजिए आपने फेज़ वायर को टच कर लिया, ठीक, और आपने न्यूट्रल वायर को भी टच कर लिया, तो बहुत ही तेज़ी से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ न्यूट्रल वायर को टच किया है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, और आपने सिर्फ फेज़ वायर को टच किया है तो भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक शॉक तभी लगेगा जब दोनों एक साथ टच करेंगे तब। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब यही होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया ना, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो होता क्या है कि लाइव वायर और फेज़ वायर जो आपकी न्यूट्रल वायर और फेज़ वायर जिसे आप लाइव वायर कहते हैं, वो जब वो दोनों टच हो जाती है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अपना नेक्स्ट एक है आपका ओवरलोडिंग, ये भी बहुत पॉपुलर वर्ड है, ओवरलोडिंग। ये क्या होता है कि आपने सुना होगा जब किसी सर्किट में एक साथ बहुत सारे कनेक्शन कर दिए जाते हैं तो वहाँ पर जो अप्लाइंसेस होते हैं वो हाई पावर और लो पावर सब एक साथ मिक्स कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, लोड बढ़ जाता है, तो उसी को ओवरलोडिंग कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बसेस वगैरह में भी ओवरलोडिंग हो जाती है, सेम वैसे ही एक सर्किट में भी होता है। तो if too many electrical appliances of high power rating are switched on at the same time they draw an extremely large current from the circuit. This is known as overloading the circuit. Overloading can also occur if too many appliances, मतलब बहुत ज़्यादा appliances are connected to the signal socket। अगर उसकी सिग्नल के सॉकेट पे कनेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाता है, अकर करता है उस जगह पे ओवरलोडिंग, ठीक है। एक ही सर्किट उससे बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करने पर ऐसा होता है।
फिर अगला एक आपका बहुत ही कॉमन वर्ड है, वैसे ये जो है आपका फ्यूज़ वर्ड जो है ये आ सकता है वैसे क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ फ्यूज़, फ्यूज़ क्या होते हैं। तो फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस हैविंग अ शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिन टिन प्लेटेड, मतलब पतली और टिन की प्लेटेड होती है कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट विच मेल्ट एंड ब्रेक्स द सर्किट इफ द करंट एक्सीड्स अ सेफ वैल्यू। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये उसी फंक्शन पे वर्क करता है। और फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स, वो ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट होता है। मैं फिर से समझाती हूँ फ्यूज़ क्या होता है। जैसे आपकी कोई एक डिवाइस लगी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, उस डिवाइस के जस्ट पहले करंट इधर से जा रही है और इधर एक आपकी डिवाइस लगी है, ये आपकी डिवाइस है, ये आपका फ्यूज़ है। तो यहाँ डिवाइस पर करंट जाने से पहले एक फ्यूज़ लगा होता है। ये फ्यूज़ का काम होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी 10 एम्पियर की ये डिवाइस है और आपकी जो ये फ्यूज़ लगी है वो आपकी 15 एम्पियर की है। तो अगर मान लीजिए वो भी 10 एम्पियर की है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ बहुत तेज़ी से करंट आ जा रही है, बहुत ही सप्लाई बहुत तेज़ आ गया, कभी कभी ऐसा हो जाता है ट्रांसफार्मर से बहुत हाई वोल्टेज आ जाता है, तो क्या होगा कि ये जो आपका फ्यूज़ है वो आपके अप्लायंस के पहले लगा हुआ है ना, तो ये बर्न कर जाता है क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट और इसकी मेल्टिंग पॉइंट सेम होती है, जो अप्लायंस है और जो फ्यूज़ है, तो ये क्या करेगा, बर्न कर जाएगा। तो आपका जो ये डिवाइस लगा है वो सेफली बच जाएगा। क्योंकि मान लीजिए बहुत ही महंगी डिवाइस लगी, जैसे टीवी है आपकी, आपका बहुत ही महंगी डिवाइस है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो बर्न होने से बच जाएगा। तो इसलिए फ्यूज़ क्या एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो कि आपकी पतले वायर की बनाई जाती है, कॉपर के वायर की, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है, उतनी होती है जैसे कि आपकी जो सर्किट में जो आपकी लगी होती है डिवाइस उसी के जैसी होती है, ठीक है। अब नोट करने की बात यह है कि अब प्योर कॉपर वायर कांट बी यूज एज अ फ्यूज़ वायर। अब प्योर कॉपर वायर को फ्यूज़ वायर के जैसे क्यों यूज़ नहीं करते हैं, देखिए अभी मैंने कहा कि आपका हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है ये आपका फ्यूज़, और आपने पढ़ा होगा कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ जो आपके एलॉयज़ होते हैं उसको यूज़ करते हैं हीटिंग इफेक्ट में। मेटल्स की वायर को आप हीटिंग इफेक्ट में यूज़ नहीं करते, क्यों, क्योंकि जो आपके एलॉयज़ होते हैं उसकी रजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है, तो उसमें चाहे जितनी भी करंट फ्लो कराएंगे वो आपकी क्या होती है, उसमें हीटनेस फ्लो होती है। लेकिन अगर वही आपकी वायर आपकी कॉपर की हो या किसी भी कंडक्टर की हो तो वहाँ पर क्या होगी, हीटनेस नहीं बल्कि करंट फ्लो होने लगेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि वी कांट बी यूज ऑफ फ्यूज वायर बिकॉज इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू विच इट विल नो मेल्ट ईजली व्हेन अ शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस। जब शॉर्ट सर्किट होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जल्दी से मेल्ट नहीं होगी, मतलब अब आपकी डिवाइस है वो भी बच जाए, फ्यूज़ दोनों सेफ हो जाए। लेकिन अगर बहुत हाई वोल्टेज होगी तब ये फ्यूज़ हो जाएगा, फ्यूज़ जो होगा वो आपका मेल्ट हो जाएगा और डिवाइस आपका सेफ हो जाएगा। तो कॉपर की अगर वायर यूज़ करेंगे तो कॉपर की वायर में करंट फ्लो होने लगती है ना, तो इसकी वजह से वहाँ पर ये वायर यूज़ नहीं करते। जबकि एलॉयज़ जो होती है उसमें करंट बहुत ही मुश्किल से फ्लो कर सकते हैं, ईजिली फ्लो नहीं होती है। तो उसके अलावा क्या होती है, द थिकनेस एंड द लेंथ ऑफ द फ्यूज़ वायर डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम करंट अलाउड थ्रू द सर्किट। उस सर्किट में कितनी करंट फ्लो करनी है उसके हिसाब से ही वो फ्यूज़ आपकी कनेक्ट की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिवाइस कैसी लगी उसी हिसाब से करंट जाएगी और उसी हिसाब से फ्यूज़ वहाँ पे लगेगा। अब एक आपका ये लास्ट एक पॉइंट है अर्थिंग। अर्थिंग वर्ड बहुत ही आपके लिए कॉमन है, ये भी कुछ कॉमन वर्ड है जो पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग मीन्स टू कनेक्ट द मेटल केस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू द अर्थ एट जीरो पोटेंशियल बाय मीन्स ऑफ मेन वायर कॉल्ड अर्थ वायर। जब मेन वायर में हम क्या करते हैं, एक अर्थ वायर को लगाते हैं बहुत ही कम पोटेंशियल डिफरेंस में, तो उसे अर्थिंग कहते हैं। वैसे अर्थ का मतलब ही होता है कि जो अर्थिंग का मतलब ही जो अर्थ से कनेक्ट हो। वी अर्थ द मेटेलिक बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। हम अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए अर्थिंग का यूज़ करते हैं। जो आपकी अर्थ वायर होती है उसी को आप अर्थिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग उसे अर्थिंग वर्ड भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो है आपका फ्यूज़, और ये फ्यूज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ फ्यूज़, तो फ्यूज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और बाकी आप जो है की पॉइंट्स जो मैंने बताया उसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसमें क्वेश्चंस होंगे जो इस चैप्टर के वो से सॉल्व कर लेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।